श्याम जी, ये क्या बनाया जा रहा है? ये जीवामृत है मैम। कैसे बनाते हैं, क्या क्या मिलाया आपने? इसमें ये 200 लीटर में 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर गोबर, 2 किलो बेसन, 1.5 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी, इसको ये जीवामृत तैयार करते हैं। ये प्राकृतिक खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे महत्वपूर्ण दूसरी पीछे रह जाते हैं दूसरे सारे। तो ये इसमें बैक्टीरिया पैदा किया जाता है और इसको आजकल गर्मियों में 3-4 दिन में ये तैयार हो जाता है और 15 दिन के अंतर में इसका प्रयोग करना होता है। इसको हॉर्टिकल्चर में आधी मात्रा में मिलाया जाता है, बाकी हमारे टमाटर शिमला मिर्च में जो है थोड़ी कम मात्रा इसकी रखनी पड़ती है। तो इससे बैक्टीरिया पैदा होगा जिसमें हमारे जीवाणु होंगे। जीवाणु में मल्चिंग करके नीचे केंचुए पैदा होंगे जो कि हमारे रासायनिक खेती के कारण जो है ज़मीनों में नीचे धंस गए हुए हैं और उनको दोबारा पैदा करने के लिए हमारे को ये खेती दोबारा ये जीवामृत का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जी। तो ये जीवामृत का प्रयोग तो ये मेन है जी। और इससे हमारे जब केंचुए पैदा होंगे तो केंचुए से दूसरी खादों की हमारे को आवश्यकता नहीं रह जाती। तो जो केंचुए जब इसमें अपना काम करते हैं, मल्चिंग के नीचे हो रहते हैं, वापसा लाइनें इसकी होती है और इसका ये विभाग जो है हमारी मदद कर रहा है। और इसमें अभी हम लोग नए हैं और इसमें पूरे ग्रामीण क्षेत्र हमारे नहीं जुड़े हैं, लेकिन आस्ते आस्ते जो इसको कर रहे हैं तो इसकी स्प्रे भी है और इसको मिट्टी में भी डाला जाता है। तो नमस्कार, बहुत स्वागत हिमाचल प्रदेश से, शिमला से मैं राधिका चौधरी बात कर रही हूँ। प्राकृतिक खेती, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर किसान प्राकृतिक खेती करे, जहर मुक्त खेती करे और वो अनाज भोजन उन परिवारों तक पहुंचे जिसमें कोई मिलावट नहीं हो। और देखिए शुरुआत हो चुकी है और अब हिमाचल प्रदेश तो लीड कर रहा है प्राकृतिक खेती को लेकर। जब हम तमाम बातों की चर्चा करते हैं तो आज की चौपाल चर्चा प्राकृतिक खेती को लेकर होगी और इसी गांव से होगी। जानेंगे, किसान भाई भी बैठे हुए हैं और किस तरह से प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी चलिए हमारी चौपाल चर्चा में। चले श्याम जी जी। प्राकृतिक खेती को लेकर चनोग में हम पहुंच चुके हैं। शिमला से दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार से तालियां किसान भाइयों को कहेंगे, अपने आप के लिए बजाएं भाई। और आज की जो चौपाल है वो इस पर चर्चा करने के लिए है कि प्राकृतिक खेती से हमारे कितने किसान भाई हैं जो जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ अधिकारी भी रहेंगे, केवीके से अधिकारी रहेंगे, तमाम किसान भाई हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं हमारे साथ जो अधिकारी बैठे हैं उनसे कि प्राकृतिक खेती किस तरह से आप यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं। जी नमस्कार जी, मैं रामकृष्ण चौहान, परियोजना निदेशक आत्मा शिमला। प्राकृतिक कृषि के बारे में महत्वपूर्ण है तो लोग, क्योंकि उनको आमदनी भी चाहिए और मुख्य तौर पर जैसे जो कमर्शियल क्रॉप्स है उनमें आमदनी लोग उसी से ले पाएंगे। और क्योंकि इसमें लागत, जो रासायनिक कृषि होती है उसमें लागत बहुत अधिक होती है और इस लागत को कम करने के लिए और दूसरे की जो वातावरण को जो नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया हुआ रासायनिक कृषि से, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचता कि हमने अपने आने वाली पीढ़ियों को जो सात्विक भोजन, स्वस्थ भोजन खिला सकें। ये इसके प्राकृतिक कृषि के अलावा कोई हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, इसको अपनाना ही पड़ेगा। और कृषि विभाग में किसानों के हर तरह से जो भी प्राकृतिक कृषि सभी को आना होगा और इसके लिए कृषकों को इसके लिए जो मुख्य सामग्री उपलब्ध चाहिए होती है उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे ड्रम बैरा उपयोगी रहते हैं और भारतीय मूल की जो गाय, जो भारतीय गोवंश है, जिसके गौच और गोबर में, गोमूत्र और गोबर में 300 से 500 करोड़ जो है जीवाणु होते हैं जो मिट्टी की संरचना को बदलते हैं, उसमें जो जैव पदार्थ को पैदा करते हैं। और इसके लिए हम जो विभाग जो है गाय जो है अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध करवा रहे हैं। और अन्य जो इसमें लगने वाली जो सामग्री है उसमें ट्रेनिंग वगैरह जो है किसानों को समय पर दी जा रही है। और इसमें जो विधि है, जैसे टमाटर हम देखते हैं कि जो इसके एक
विधि है, जो टमाटर में 50 सेंटीमीटर की जो क्यारी बनती है, वैसे किसान इस बात को ध्यान नहीं रखते कि अपनी विधि से बीजते हैं। अगर इसमें प्राकृतिक विधि में जो सही विधि है उसमें लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। और अलग अलग फसल में अलग अलग विधि है, उसमें सहयोगी फसल मल्चिंग, जीवामृत, घन जीवामृत, जो सारे इसका उपयोग करेंगे तो हमारा वातावरण भी बचेगा, आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी, स्वास्थ्य भी सबका सब निरोग रहेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बहुत सारे लाभ हैं जिसको अगर गिनवाने बैठे तो नहीं पूरे हो पाएंगे। जी ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो प्राकृतिक खेती के फायदे आपने जान लिए हैं, और भी अधिकारी हैं उनसे जानते हैं। जी सर, अगर जीरो बजट की फार्मिंग करनी है, खेती करनी है, तो कहते हैं कि प्राकृतिक खेती ऐसी है जिसमें कोई भी लागत नहीं है। 1 बीघा जमीन में कितनी खाद की जरूरत होगी जिसमें हमें ये तमाम खाद घर पे बनाकर दे सकते हैं? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं खंड तकनीकी प्रबंधक ब्लॉक टूटू में कार्यरत हूँ। मैं थोड़ा सा आपको इस विस्तार में ये हल्का सा बताना चाहता हूँ कि हमारे अभी जो विकास खंड टूटू है, इसमें लगभग 120 ऐसे किसान हैं जो कि पूर्ण विधि से इस प्राकृतिक खेती को अपना भी रहे हैं और अच्छे से जो इसके मुख्य सिद्धांत है इस खेती के, उस पे अमल भी कर रहे हैं। तो जैसे कि 1 बीघे की बात आती है या 1 बीघे से कम, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हर घर तक ये प्राकृतिक खेती की स्कीम पहुंचे और पहले लोग अपने बारे में सोचें, पहले अपने बारे में सोचें, फिर परिवार के बारे में, फिर पड़ोसी के बारे में, फिर गांव के बारे में और फिर देश के बारे में। पहले अपने बारे में सोचेंगे तो अपने लिए खाद्य पदार्थ या जो भी कीटनाशक है या सामग्री है बाजार की या केमिकल की बात करें हम, उसका दुष्परिणाम धीरे धीरे हम देख ही रहे हैं, जैसे कि बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है और भी कई चीज़ें हैं, कैंसर है एग्जाम्पली। तो इस तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ी को, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि भी आने वाली पीढ़ी को हम ख़त्म कर रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती के मुख्य 4 सिद्धांत है। सबसे पहले भारतीय नस्ल की गाय, जिस गाय से हम गाय के गौंच गोबर से ही खाद बनाएंगे और उसी के गौंच से हम कीटनाशक बनाएंगे, हमारे को बाजार के रासायनिक कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है केंचुआ। केंचुआ वो जो कि खेतों में पाया जाता है और उसी केंचुए का काम है जो कि खाद बनाने का कार्य करता है। तो वो केंचुआ कैसे आएगा? हम जब गौंच और गोबर का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से तीसरा है आच्छादन, मल्चिंग जिसे कहा जाता है। और मल्चिंग के कई फायदे भी हैं, जैसे कि जो कम पानी वाले एरिया है या कुछ भी कहें, तो लगभग इस मल्चिंग से हमारा 75% जो कि है हम बिना पानी के फसलें ले सकते हैं, क्योंकि नमी जो है वो मल्चिंग हमेशा उसको बनाए रखती है। इसी तरीके से चौथा है वापसा लाइन और हमारी ये सह फसलें इसलिए भी लेते हैं क्योंकि एक मुख्य फसल को एक छोटी फसल या उसे आधारित फसल से हम लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं, या ये जो कि नाइट्रोजन प्रदान करती है, अथवा मार्केट के में आने वाले गलट को, जैसे एक ही एरिया में लगभग जो चीज़ें हम उगाते जा रहे हैं तो उसका मार्केट डिमांड भी नहीं मिल पाता। तो हम भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें लेकर उनको मिक्स खेती में मिलाकर उसको लेंगे तो मार्केट का गलट भी कम होगा और हमारे पास विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी आएगी, किसान की आमदनी भी उससे थोड़ी बेहतर होगी। रही बात हमारी 1 बीघे वाली खेती में, हम इसमें जैसे कि एक घनजीवामृत बनता है जो कि मुख्य खाद है, खाद के तौर पे गोबर की खाद के तौर पे लेते हैं। जैसे कि जिनके पास पशु ज़्यादा हैं वो खाली गोबर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें घनजीवामृत में हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, बेसन का इस्तेमाल करते हैं, जंगल की मिट्टी या कहीं पे जहाँ पे कीटनाशक या खाद्य पदार्थ का कोई भी रासायनिक खाद्य पदार्थ का नहीं डला है, उसको इस्तेमाल करके उसका हम मिक्स उसको बना के उस खाद को 1 बीघा ज़मीन में लेते हैं। लगभग हमारे जो इस खेती में एक बीघा खेती में लगभग 60 से 70 किलो जो गोबर है उसके इस्तेमाल से हम इस खेती को शुरू कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारी लिक्विड खाद है जो कि गाय के गौंच और गोबर से ही बनती है।
उसमें जैसे कि मल्चिंग के समय में उसको हम ड्रेंचिंग करते हैं, मतलब कि ज़मीन पे गिराते हैं, और उसका स्प्रे भी किया जाता है, जो कि विभिन्न उसकी हमने वो रखे हैं कि भी कितना वो क्वांटिटी अलग अलग है हर चीज़ के लिए, हर फसल के लिए, उस दौर के लिए मौसमी है। जैसे आजकल का मौसम जो है वो रेनी सीजन है, तो इसमें किस तरीके से हमने करना है वो उन किसानों को अब ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको बताया जाता है कि भी जीवामृत आपने कैसे करना है, जिसका ठीक नाम है। जीवामृत है। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बैठिए, धन्यवाद। चौपाल चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। शिमला में चल रही चौपाल चर्चा में एक बार फिर तमाम किसान भाइयों का स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? रूपराम जी। अच्छा, रूपराम जी, जो आपने टोपी सर पे पहनी है, ये यहाँ की पहचान है? यहाँ की पहचान हिमाचल की। हिमाचल की। चलिए, खेती बाड़ी करते हैं आप? अभी तो कर रहे हैं, रिटायर हुए, अभी तो अब कर रहे हैं खेती बाड़ी। अच्छा, रिटायर्ड हुए तो अब क्या सोचा, आगे खेती करनी है? हाँ जी, करनी है। प्राकृतिक खेती करनी है या रासायनिक वाली खेती करनी है? तो अभी तो इनसे पूछ रहे हैं, बेटा किन जौन की बताएंगे ये लोग। अच्छा, जो जानकारी मिलेगी वो करेंगे आप। वो कर रहे हैं इनसे। तो चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी यहाँ पर किसान भाई है, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल ठाकुर है। श्यामलाल जी, अभी आप हमें यहाँ पर चौपाल में लेकर आए हैं और आपने बताया कि प्राकृतिक खेती से हम किसान भाई जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप बताइए, आपने कब शुरुआत की प्राकृतिक खेती की? मैं इसमें 1.5 साल से काम कर रहा हूँ जी। कितना फायदा आप देख रहे हैं? इसमें फ़ायदा जो है, जहाँ मेरी लगभग 40-50 हज़ार की रासायनिक खादें लगती थी, उसमें शायद मेरा काम 10,000 में बन रहा है। तो जीरो बजट तक तो हम नहीं आ सके हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमारे को खरीदनी पड़ रही। लेकिन वो अगर हम पैदा कर सके, बेसन पैदा कर सके, चने पैदा कर सके, दूसरी चीज़ें तो घर में हो सकती है, गन्ना पैदा करें, तो इसमें हॉर्टिकल्चर साइड से भी हूँ और एग्रीकल्चर साइड से भी हूँ। मैंने सेब के कोई 700 पौधे लगाए हैं और सेब मेरा इस टाइम तैयार है, 2 बार मार्केट चला गया हुआ है। और इसमें बाकी पॉली हाउस भी हैं, पॉली हाउस में भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसके लाभ हमने अब देखे तो इसमें हमारे साथी पड़ोसी लोग भी हैं और विभाग ने हमारे को पंजीकृत भी किया हुआ है, रजिस्टर्ड है हम लोग किए हुए हैं ना जी इस फार्मिंग में। तो इसमें हम पूरे तौर से जुड़े हुए हैं और इसमें लगभग हमारे जितने भी इसमें हमारे मिट्टी को भी लाभ हुआ और दूसरे हमारी बॉडी को भी लाभ हुआ, क्योंकि जो हम स्प्रे करते थे वो एक ऐसी रासायनिक चीज़ें थी, कॉपर, डायथीन, मैनकोजेब इत्यादि, वो हमारे शरीर पे आती थी, ऊपर अंदर जाती थी। अब अगर आता भी है तो गौमूत्र इत्यादि और यही चीज़ें आती है, ये चीज़ें हमारे शरीर को हानि नहीं करती है। तो इसलिए जैसे अभी पहले भी हमारे अधिकारियों ने कहा कि इससे हमने खुद को भी बचाया, परिवार को बचा रहे हैं और देश को बचाएंगे। तो इसमें हमारे अभी लोग जुड़ेंगे यहाँ पे ना जी, अभी हमारे इसमें थोड़ी कमियां हैं, तो इसमें हमारे को थोड़ी सी मूवमेंट, विभाग हमारी बहुत मदद कर रहा है। लगातार ये हमारे खेतों में आते हैं, हमारे मॉडल तैयार किए हुए हैं और उसमें मॉडल के अनुसार काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। आप ये बताइए कि लागत अगर कम है तो आमदनी को लेकर एक सवाल होता है कि दोगुनी होगी या नहीं होगी? इसमें शुरू में तो थोड़ा लगता है हमारे को कि जब हम रासायनिक खेती से चेंज हुए तो शायद थोड़ी कमी आई, लेकिन जैसे हम इस पे आत्मनिर्भर लगे होने, तो इसमें बिल्कुल हम लगभग मेरी 63 एज है, तो जो 60 साल पहले हम खेती करते थे वही खेती हमारे लिए नई नहीं है। ये नई नहीं है, ये पहले भी हम यही करते थे, ये बीच में ही ये रासायनिक चीजें आई और इन्होंने हमारा माहौल बिगाड़ दिया हुआ है। और अब
इसमें प्राकृतिक खेती में लगभग हमारे सब माहौल जितना भी है सब चाहते हैं कि इससे हम बचें। ठीक है। जो रासायनिक प्रयोग हो रहे हैं इससे हमारे जनजीवन पे हर चीज पे हमारा असर होता जा रहा है जी। बहुत धन्यवाद। श्याम जी ने बहुत अच्छा कहा कि धीरे धीरे बदलाव आएगा, लेकिन जब बदलाव आएगा तो आप देखिएगा एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल वर्मा है। क्या करते हैं अनिल जी आप? मैं पंचायत प्रधान, उप प्रधान हूँ। तो प्रधान जी, ये तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि गांव वाले प्राकृतिक खेती से जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। तो आपके बताइए, गांव में कितने लोग हैं जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं? अभी तो हमारे गांव में कुछ ही लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इससे। हाँ। और आगे कर रहे हो इसमें काम, औरों को भी बता रहे कि इससे अच्छे फायदे होते हैं। हमारे नेचर को भी इससे फायदा होता है और हमारी बॉडी को भी, क्योंकि रसायन कोई होते नहीं, सब प्राकृतिक है। अधिकारी लोग आते हैं, आप लोग सब मिलके गांव में जाते हैं कि नहीं जाते? बिल्कुल आते हैं, हम कैंप्स रखते हैं यहाँ पे, अधिकारी आते हैं एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, तो गांव में जाते हैं, सबको जागरूक करते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। आप बैठिए। और भी किसान भाई है जी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं सुनील कुमार, ग्राम चनोग से। हाँ। तो चनोग में जब आकर प्राकृतिक खेती की बात करें, क्योंकि हिमाचल तो प्राकृतिक खेती में आगे है, पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, चनोग गांव में बहुत कम लोग हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, कोई जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैम, एक्चुअली में लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जानकारी हो रही है, उस हिसाब से लोग जुड़ भी रहे हैं, पर उसमें कुछ टाइम लगेगा, 1-2 साल। तो आप कौन सी खेती कर रहे हैं? टमाटर, शिमला मिर्च, खास यही फसलें हमारे यहाँ पे। अच्छा, आप खाद घर पे ही बनाते हैं? मैम, अभी हम जुड़ने के लिए आए, हम आज जानकारी लेने के लिए आए हैं। अच्छा, हाँ जी, आज जानकारी लेंगे। हाँ जी। तो चलिए, शिमला मिर्च तो पहचान है सबकी, तो उसमें अब खाद आप घर की बनाकर डालिएगा। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। जी, मेरा नाम हरदेव कुमार है, मैं गांव चनोग से हूँ। मैं अभी रिटायर्ड हूँ, अभी खेती करने के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, बैठिए आप। जी, मेरा नाम वेद प्रकाश है, ग्राम पंचायत चनोग का हूँ। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में क्या? टमाटर वगैरह लगाते हैं, टमाटर, शिमला मिर्च। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, प्राकृतिक खेती से आप जुड़ना चाहते हैं? जी, जुड़ना चाहते हैं। हाँ। तो प्राकृतिक खेती के फायदे हैं या नहीं? अभी तक तो कोई पता नहीं है कि फायदे हैं। अच्छा, जानकारी लेने आए। ठीक है, चलिए बैठिए। हमारे यहाँ पर अधिकारी हैं, उनसे जान लेते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो ये जानकारी जुटा पा रहे हैं। हमारे जो यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। हाँ। मेरा नाम के सिंह है और मैं विषयवाद विशेषज्ञ कृषि के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि किसान भाई प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये खेती जो है रासायनिक खेती से बिल्कुल अलग है। इसमें जो है, क्योंकि रासायनिक खेती में हम क्या करते हैं कि जो हमारा दुश्मन कीट है उसको हम मारने की कोशिश करते हैं, और ये जो प्राकृतिक खेती है इसमें कुछ भी मारा नहीं जाता। सिर्फ इसमें अपनी फसल को बचाने के लिए जो है हम जो है इस तरह के प्रोडक्ट तैयार करते हैं कि जिससे कि जो कीट या बीमारी की एंट्री ना हो पाए, और जो हमारी भूमि है जो केमिकल्स के कारण जो है उसमें जीव जो खत्म हो जाता है। और इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जीवामृत है, घन जीवामृत है, तो ये जो है एक खाद है और इसमें जीवाणुओं की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जिस तरह से हम दूध में 1 चम्मच दही का अगर डाल दें तो दही जो है वो पूरे का पूरा दूध जो दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या उसमें बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह जब हम जीवामृत बनाते हैं तो इसमें जो हमारे गोबर में, हमारे गौमूत्र में जो है जीवाणु होते हैं उनको बढ़ाया जाता है, और जिसके राशन के रूप में बेसन, गुड़ वगैरह दिया जाता है, तो इसमें क्या है कि बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाती है। जब हम इसको ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन में भी यही कार्य होता है कि ये दही का काम करता है। जो ज़मीन में जीवाणु हैं उनकी मात्रा बढ़ाई जाती है, जो कि जीवाणु मिट्टी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको सड़ा करके और पौधों को जो है उनके पोषक तत्व जो प्रदान करता है। तो इसमें जुड़ने के लिए जैसे किसान भाई चाहते हैं कि किस तरह से जुड़ा जाए, तो इसमें सबसे पहले हमारे जो ब्लॉक स्तर पे 1 BTM और 2 ATMs जो है वो इसी खेती के बारे में जानकारी देने के लिए रखे गए। तो उसमें क्या है कि गांव में ग्रुप में अगर 25 किसान हैं, वो खेती करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो उसको 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और घर में आकर के उनके 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद उसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बनाने का तरीका, उसको यूज़ करने का, किस तरह से इनका प्रयोग करना है और कब करना है,
और किस तरीके से करना है, ये सारा बताया जाता है। अगर किसान के पास जैसे जो भारतीय गाय की ज़रूरत है, हमारे पास अगर भारतीय गाय नहीं है, हमें जो है गाय लानी है, तो गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपया सब्सिडी दी जाती है। अगर दूर से ला रहे हैं तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन पे भी 5,000 रुपया सब्सिडी दी जाती है। अगर मार्केट फीस लगती है तो मार्केट फीस जो है वो भी किसान को जो है दी जाती है जी। उसके बाद अगर घर में गाय को जहां बांधते हैं, अगर उसके लिए ठीक स्थान नहीं है तो उसको पक्का जो स्थान बनाने के लिए भी 8,000 की सब्सिडी दी जाती है। तो मतलब गाय लाने तक, उसको रखने तक और उसके बाद अगर आपके पास जैसे ये प्रोडक्ट तैयार करने हैं, आपके पास ड्रम नहीं है तो ड्रम के लिए भी विभाग द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है। तो इसी तरह अगर पूरे गांव के लिए, क्योंकि अगर एक गाय 30 एकड़ मतलब प्राकृतिक खेती करने के लिए काफ़ी है, तो मतलब एक गांव जो है उसमें एक गाय से जो प्राकृतिक खेती की जा सकती है। तो अगर किसी के पास गाय नहीं रख सकता है तो संसाधन भंडार, जिसमें कि जो संसाधन भंडार का जो मालिक है वो ये प्रोडक्ट तैयार करके और रीजनेबल रेट्स पे, जो कि रेट फिक्स किए गए हैं, उन पे किसानों को जिनकी थोड़ी थोड़ी की खेती है उनको ये प्रोडक्ट तैयार करके वो उपलब्ध करवा सकता है। तो यानी कि हर एक स्टेप पे जो किसान खेती करना चाहता है, प्राकृतिक खेती करना चाहता है, तो हर एक स्टेप पे उसको सरकार द्वारा जो सहायता दी जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट है, उनसे भी जानते हैं। जी मैम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीना चौहान है। मैं जो रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन मशोबरा वहाँ पर कार्यरत हूँ वैज्ञानिक के पद पे। तो जो हमारा रीजनल स्टेशन है वहाँ पे जो नेचुरल फार्मिंग का है उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं, स्पेशली सेब पे। तो उसमें देखा गया है कि इसमें जो भी इसके जो 4 पिलर बोले जाते हैं उन सबको ही इस प्रयोग में लाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उससे किस तरह से जो है वो सबसे पहले तो सॉइल में जो उसकी गुणवत्ता जो है, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ रही है और साथ में जो है वो रासायनिक खादों का बिल्कुल भी इसमें प्रयोग नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास का वातावरण है हम उसको भी सुरक्षित कर रहे हैं। और जैसे जो ये एक आय दुगनी की बात की जाती है, तो जो ये नेचुरल फार्मिंग से जो भी चाहे वो सब्जियां हैं या फल पदार्थ है, जब वो तैयार होते हैं तो उनकी कीमत जो है वो बाजार में दोगुनी होती है। तो इससे जो है वो किसान कहीं ना कहीं फायदा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक इंसान की सेहत के लिए है, अदरवाइज जो है वो हम जब कोई वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको भी अपने शरीर में ले जा रहे हैं। पर जब हम प्राकृतिक खेती से करते हैं तो एक बिल्कुल नेचुरल चीज जो आपके आसपास के अवेलेबल हैं, हम उन्हीं चीजों से इसमें जो है वो मिट्टी में डालते हैं, या जैसे हम मल्चिंग कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो वाटर कंजर्वेशन हो रही है और जो वीड्स होते हैं तो उनके लिए हमें रसायन यूज नहीं करने पड़ते हैं। और दूसरा जो है कहीं ना कहीं जो है वो उत्पादन में भी इससे वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो किसान है वो इससे फायदा ले रहे हैं और कहीं आमदनी में भी उनकी बढ़ोतरी हो रही है। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। अब और किसान भाई है उनसे जान लेते हैं। कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कितना फायदा हो रहा है। जी सर। मैं तो अभी 2-3 महीने हुए करते हुए। हाँ। तो मैंने शुरू कर दिया है काम। 10,000 पौधा टमाटर का लगाया हुआ, शिमला मिर्च भी लगाई है। हाँ। और मैं उसमें अभी किया है, मैंने जीवामृत बनाया और दूसरे वो जीवामृत भी बनाया है। दूसरे वो कीटनाशक खाद का भी तैयार कर लिए। हाँ। तो मैं उसका सेवन भी करना शुरू कर दिया है। तो उससे मेरे को फायदा हुआ है, मतलब उसमें कुछ अच्छा। ठीक है, तो चौपाल चर्चा में अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। प्राकृतिक खेती को लेकर तमाम बातें हो रही थी, धीरे धीरे किसान भाई इससे जुड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, ताकि प्राकृतिक खेती से खुद का भला, परिवार का भला और समाज का भला, फिर देश का भला। ऐसे ही प्राकृतिक खेती को लेकर तमाम गांव हम पहुंच रहे हैं और आपको चर्चा दिखा रहे हैं। तो चलिए इजाजत दीजिए, और भी गाँव से योजनाओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।